हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2020 का पेपर करेंगे और यह पेपर 2 होने वाला है आपका एसएसटी का। और ये आज हमारा पार्ट 1 है इसका, और इसमें हम लोग 30 क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में शरद ऋतु के संबंध में कथन ए, बी और सी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है, इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। बी है, इस मौसम में पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर के से स्थल की ओर बहती है, या यह मौसम मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। ऑप्शन है ए और बी सही है, सी गलत है। ए और सी सही है, बी गलत है। बी और सी सही है, ए गलत है। या ए, बी और सी सभी गलत है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये मौसम इस मौसम में शरद ऋतु में, भारत में शरद ऋतु में हवा दक्षिण पश्चिम मानसून पवन जो है, हवा वायु बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ना कि अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। तो स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, ठीक है। और तो दूसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत होता है कि स्थल से ये इसमें कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। नहीं, स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। और यह शरद ऋतु बंगाल मानसून के लौटने का समय है, ना कि आगे बढ़ने का समय है। तो सी स्टेटमेंट भी गलत है। और इस मौसम को दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से भी जाना जाता है। मानसून तो खत्म होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून नहीं कहा जाता है। तो ए, बी, सी तीनों गलत है। और इस मौसम में यह मानसून जब लौटता है तो खासकर साउथ में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में, साउथ में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के एरिया में बारिश होती है इस मौसम में, शरद ऋतु में, ठीक है। तो इस मतलब कि विवरण से जो मैंने किया, आपको एक्सप्लेन किया, उससे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट गलत होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। ए, बी, सी सभी गलत है, ठीक है। ये बस घुमा दिया आपको क्वेश्चन, बस ध्यान से पढ़ना है आपको ऑप्शन, आप लोग सही कर ले जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूरा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ऑप्शन है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, नर्मदा एवं तापी, महानदी एवं गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी करती है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक बहुत बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, और इसी डेल्टा का नाम सुंदरवन डेल्टा है। और क्यों पड़ा है? क्योंकि इस डेल्टा में सुंदरी नामक पेड़ पाई जाती है। सुंदरी नामक पेड़ पाए जाने के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ता है, और इसीलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा है। और ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। ए, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक है। और बी है कि इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो यह कौन सा परत है? मध्य मंडल, ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या बाह्य मंडल। तो इस मंडल का नाम आपका मीजोस्फेयर मध्य मंडल है। मध्य मंडल में जब उल्कापिंड आती है तो आने पर जल जाती है, ठीक है। और इस मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक होती है, और इसका तापमान लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो जब इस तापमान में घुसती है तो 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान में जब उल्कापिंड घुसेगा तो अपने आप वह प्रवेश करते ही जल जाती है, ठीक है। तो इस मंडल को हम लोग मध्य मंडल भी कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने किया था इस क्वेश्चन को। तो ये देखिए क्वेश्चन दो बार दे दिया, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि PYQ पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन रिपीट भी करता है आपके एग्जाम्स में। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आतपन का संबंध है, आतपन का संबंध किससे है? वायु दाब के साथ, या मौसमी पवनों के साथ, या सूर्य की ऊर्जा के साथ, या बहिर्मंडल और उसमें होने वाले गैस के साथ। तो आतपन किसे कहते हैं? तो आतपन का संबंध सूर्य की ऊर्जा के साथ होता है। किसके साथ होता है? सूर्य की ऊर्जा के साथ होता है। और आतपन को क्या कहते हैं? इंसोलेशन कहते हैं।
तो जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर जब पड़ती है तो वह सौर विकिरण के रूप में छोटे छोटे रूप में सूर्य ताप हो जाती है, इंसुलेट हो जाती है, और इसी को हम लोग आतपन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सूर्य ऊर्जा के साथ आतपन का संबंध है, ठीक है, सोलर एनर्जी के साथ। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उचित विकल्पों के साथ निम्नलिखित का मिलान कीजिए। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ। तो शंकुधारी वन किसमें होता है? शंकुधारी वन और भूमध्य सागरीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन या शीतोष्ण सदाबहार वन। इसमें एक दो आपको याद रहना चाहिए, एक दो आपका सही सही कर लेंगे तो बाकी ऑप्शन भी आपका सही होगा। तो शंकुधारी वन जो नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, इसका पहला का थर्ड होगा, ठीक है, पहला का इस तरह लगाते हैं, पहला का थर्ड होगा, ठीक। भूमध्य सागरीय वनस्पति, तो भूमध्य सागरीय वनस्पति ये महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे पर पाई जाती है, ठीक है। तो ए का थर्ड और बी का फोर्थ, ठीक है। सी क्या है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो ये दृढ़ काष्ठ वाले वृक्ष होते हैं, तो सी का सेकेंड। और शीतोष्ण सदाबहार वन ये फर्स्ट, ये महाद्वीपों का पूर्वी किनारा होते हैं, डी का फर्स्ट। तो सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दोनों कथनों पर ध्यान दें और उचित विकल्प का चयन करें। कथन ए है, सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, और बी है कि सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियाँ दर्शाते हैं। ए गलत है, बी सही है, ए सही है, बी गलत है, ए बी दोनों सही है, या ए और बी दोनों गलत हैं। तो क्या है? सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था, तो बिल्कुल सही। सहारा रेगिस्तान आज से लगभग हजारों साल पहले एक हरा भरा रेगिस्तान था, लेकिन समय के साथ यह रेगिस्तान और कुछ परिस्थितियों के कारण यह रेगिस्तान यह हरा भरा मैदान रेगिस्तान में बदल गया, और यहाँ पर रेगिस्तान में बदल गया। तो ये पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रहता है। और दूसरा ये है कि सहारा रेगिस्तान में वहाँ की गुफाओं में आज भी हाथी, शेर, जिराफ और शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियों के सामान्य जानवर के भित्ति चित्र यहाँ पे अभी भी इस यहाँ के गुफाओं में आपको मिलते हैं। तो बी स्टेटमेंट भी सही है, तो ए और बी दोनों सही हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन के बारे में दिए गए ए बी सी तीनों कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जलों में पाई जाती है, डॉल्फिन पाई जाती है। अलवण मतलब क्या होता है? डॉल्फिन्स आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर, यानी कि फ्रेश वाटर में डॉल्फिन पाई जाती है। बी क्या कह रहा है? डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। और सी है कि डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ए बी सी तीनों सही है, ए और सी सही है परंतु बी गलत है, या बी और सी सही है परंतु ए गलत है, ए और बी सही है परंतु सी गलत है। तो पहला क्या करें कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जलों में डॉल्फिन पाई जाती है, तो बिल्कुल डॉल्फिन जो होती है, डॉल्फिन जो मछली होती है वह अलवण यानी कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है। और फ्रेश वाटर किस में? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। दूसरा है कि डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य में अवस्थित है। तो जी हाँ, बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। क्या नाम है? विक्रमशिला, आपको बस लग लीजिए, विक्रमशिला अभ्यारण्य, डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार राज्य के भागलपुर जिले में है। तो बी भी ऑप्शन सही होता है। और डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है, बिल्कुल सही, क्योंकि डॉल्फिन शुद्ध और मीठे पानी में ही पाई जाती है।
तो जाहिर सी बात है कि जब शुद्ध और मीठा पानी होगा तो डॉल्फिन वही होगी, डॉल्फिन वही रहेगी, और जब डॉल्फिन रहेगी तो जाहिर सी बात है कि जल शुद्ध होगा ही होगा, प्योर होगा ही होगा। तो सी स्टेटमेंट भी सही है। तो ए बी सी तीनों सही हैं, 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? ऑप्शन है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन और नाइट्रोजन का, मीथेन और हाइड्रोजन का, मीथेन और हीलियम का। तो बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, कैसे है? तो बायोगैस में 55% आपका मीथेन पाया जाता है, 55 से 75% तक माफ़ कीजिएगा, 55 से 75% तक मीथेन पाया जाता है, और 25 से 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, तो यह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण ही है बायोगैस। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के बारे में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या कह रहा है? सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है। क्या सभी संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है? और बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है? नहीं, सभी संसाधनों का तो नहीं होता है। जैसे नदियाँ, पहाड़, पर्वत, पठारों का क्या संसाधन, वो भी तो संसाधन है, लेकिन क्या उनका आर्थिक मूल्य है? नहीं, सभी संसाधनों का नहीं होता है। तो ए स्टेटमेंट गलत है। बी क्या कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकती है। बिल्कुल, समय के साथ ही आज से हजारों लाखों साल पहले जब पेड़ पौधों और इन इन सब चीज़ों का जीवाश्म हुआ था, तो उसके साथ पेट्रोल डीजल, पेट्रोलियम डीजल निकले थे, कोयला वोयला, तो पदार्थों के संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। तो समय के साथ ही होता है। तो बी स्टेटमेंट सही हो जाता है। तो क्या है, ए गलत है परंतु बी सही है। तो 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40 नंबर है कि निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। पहला क्या है? खनिज तेल, प्राकृतिक गैस या ईंधन, कोयला, ईंधन, बायोगैस। परंपरागत स्रोत पूछ रहा है आपका, कन्वेंशनल सोर्स, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा या जल विद्युत ऊर्जा। तो क्या करेंगे? परंपरागत स्रोत, क्या खनिज तेल से मिलता है? बिल्कुल। प्राकृतिक गैस से मिलता है? बिल्कुल। और ईंधन से भी मिलता है? बिल्कुल। कोयला, ईंधन, बायोगैस परंपरागत नहीं है। जल विद्युत भी परंपरागत नहीं है, और आपका परमाणु ऊर्जा भी परंपरागत नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ऐसे ही सही हो जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ठीक है। फिर भी मैं आपको सारे ऑप्शन में आपको एक बार क्लियर करके मैंने बता दिया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार को उनके वर्गीकरण के साथ मिलान करें। विकास व प्रयोग का स्तर, उद्गम, वितरण, भंडार। तो विकास व प्रयोग का स्तर, विकास व प्रयोग का स्तर क्या है? तो वास्तविक और संभाव्य है। बिल्कुल है। तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, ए का फर्स्ट। उद्गम क्या है? तो उद्गम आपका जैविक और अजैविक दोनों है, तो बी का सेकंड हो जाएगा। वितरण क्या है? तो वितरण सर्वव्यापक और स्थानिक है, सी का थर्ड हो जाएगा। और भंडार क्या आ गया? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। ये लाइन से दिया ही है आपको, कभी कभी लाइन से भी देता है और आप लोग आपको लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तो आप लोग गलत भी कर सके आ सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको कंफ्यूज करने के लिए लाइन से भी ऑप्शन आपको सही दे देता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज रहें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है?
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कथन ए है कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। ठीक है। और बी कह रहा है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। तो ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, या ए बी दोनों सही है, ए का कारण बी है, या ए बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो पहला क्या करें कि लगभग 12,000 साल पहले भारत में कई क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। तो बिल्कुल सही बात है, 12,000 साल पहले जब गर्मी बढ़ी थी तो घास के मैदान, जलवायु में बहुत बड़े परिवर्तन आए थे और उसके कारण घास के मैदान बनने लगे थे। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि हिरण, बारहसिंगा, बकरी, भेड़ और मवेशी जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। जाहिर सी बात है कि जब घास की मैदान बढ़ेगी तो उसको चरने वाले चारागाह पशुओं की भी संख्या बढ़ेगी, तो ये भी बढ़ेगा। लेकिन क्या कह रहा है, दोनों स्टेटमेंट तो सही हो गया, लेकिन दोनों सही है, परंतु क्या ए का कारण बी है? नहीं, ए का कारण बी नहीं है। ठीक है, ए का कारण बी नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा इस पे डाउट हो रहा है, ए का कारण बी हो भी सकता है, लेकिन मैं आपको इसमें आयोग ने इसका ए का कारण बी नहीं ही माना है, तो फिलहाल हम लोग इसी को सही मानते हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी, ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी, ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। डी, ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए, केवल ए और बी, केवल ए बी सी, या केवल डी? तो कौन सा सही है बताइए? पूरा स्थल किस स्थान को कहते हैं? वो जो जमीन जहाँ पर वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं उसी को तो पूरा स्थल कहते हैं। तो पहला तो सही हो गया। ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, जमीन के ऊपर ही मिलते हैं, जमीन के नीचे नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करके नहीं निकाला गया था, तो बी तो ऐसी गलत रहता है। सी क्या कह रहा है? ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, जमीन के अंदर ही मिलेंगे, जमीन के बाहर नहीं मिलेंगे। जैसे भीमबेटका गुफा जो मध्य प्रदेश में है वो तो जमीन के ऊपर ही है, तो सी भी गलत हो जाता है। और डी क्या कह रहा है कि समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। समुद्र और नदी के तल में भी पाए गए हैं पूरा स्थल, तो डी भी गलती होता है। तो केवल ए स्टेटमेंट सही होता है। तो 1 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे पत्थर की मुहरें या पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, या लोहे से बनी तकलियां, या सोने से बने बर्तन। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर के मुहरे तो बनाते थे, लेकिन पीले रंग से डिजाइन किए हुए बर्तन नहीं बनाते थे। ये लाल मृदभांड करके रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे। तो बी ऑप्शन गलत होता है। लोहे से बनी तकलियां भी नहीं, सोने से बने ये लोग बर्तन बनाते। तो ए और डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए और डी कहाँ है? सेकेंड में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक महापाषाण कब्र में 2 कंकालों के अवशेष थे। इन दोनों में से महिला के कंकाल का अनुमान लगाने हेतु संरचना देखना होगा। हड्डियों की संरचना, या कंकालों के साथ मिले आभूषण, या कंकालों के आकार, या कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन। तो इनमें से महिला और पुरुष के आप किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? ऑप्शन क्या है? केवल ए बी, केवल ए सी, या डी? तो हड्डियों की संरचना से तो पता, सबसे पहले तो हड्डियों की संरचना से ही आपको कंकाल का पता लग सकता है, महिला और पुरुष का। क्योंकि महिलाओं का जो होता है बच्चों का जन्म देने के कारण उनका कूल्हे का आकार, कूल्हे का कंकाल थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो हड्डियों से पता लगा सकता है। कंकालों के साथ मिले आभूषण, तो आभूषण से नहीं पता लग सकता है। उस समय में आभूषण पुरुष भी पहनते थे, तो इससे क्लियर नहीं पता लग सकता है कि केवल आभूषण से ही पुरुष या महिला में फर्क नहीं किया जा सकता है। तो बी तो गलत हो जाता है। सी क्या कह रहा है? कंकालों के आकार, कंकालों के आकार से नहीं पता लग सकता है, उसके कंकालों के साथ साथ उसके हड्डियों की संरचना को भी देखना जरूरी होगा। ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि बच्चों के कंकालों के आकार में, जैसे मान लीजिए कि एक बालक है और एक बालिका है, ठीक है, तो इन दोनों के कंकाल, जब मान लेते हैं कि छोटे बच्चे के कंकाल के आकार से आप नहीं पता लगा सकते हैं कि ये पुरुष का कंकाल है या
महिला का कंकाल है। तो कंकालों के आकार से आप नहीं पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सी स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। डी क्या कह रहा है कि कंकालों के साथ मिले खाना पकाने के बर्तन से कहाँ से आप पता लगा पाएंगे कि ये महिला का है कि पुरुष का। क्या पुरुष नहीं खाना बनाता था? तो पुरुष भी खाना बना सकता है, महिला भी खाना बना सकती है। तो डी ऑप्शन में गलत है। तो केवल सही जवाब हो जाएगा, केवल ए ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग को मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बहुत जल्दबाजी में समझाता हूँ तो आप हम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आराम आराम से बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। अभी मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, तो अभी 30 क्वेश्चन कराता हूँ तो लगभग 45-50 मिनट का वीडियो हो जा रहा है। अगर मैं पूरे 60 क्वेश्चन कराने लगूँ तो 2 घंटे का हो जाएगा। और मैं आपको बोरिंग लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मैं आराम आराम से आपको समझाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। अगर आप बोलेंगे कि और आराम से बताया करिए तो मैं और आराम से बताऊंगा, भले चाहे वीडियो लंबा हो या कुछ भी हो, उसके बारे में देखा जाएगा, या उसको मैं और 20-20 क्वेश्चन में बता सकता हूँ। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर कोई दिक्कत ना हो तो 30 क्वेश्चन करके पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, वरना इसमें भी पढ़ा सकता है या 60 में भी पढ़ा सकता है। आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। और यार सब्सक्राइब कर दिया करो, यार सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर भी किया करो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 नंबर है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, या इनाम गांव में कृषकों का निवास, या चरक। तो ऑप्शन है ABCD, BCDA, CDBA या DCBA। तो सबसे पहले बताइए कि वेदों की रचना की शुरुआत कब हुई थी। तो वेदों की रचना की शुरुआत लगभग 3500 साल पहले हुई थी, ठीक है। बी है महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत। तो महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत आपकी लगभग 3000 साल पहले हुई थी, ठीक है। इनाम गांव में कृषकों के निवास का स्थल, तो इनाम गांव में कृषकों का निवास स्थल लगभग 2500 से 2700 साल, 2500 2700 साल लगभग मानी जाती है, 2500 साल ही मानिए। और चरक आए थे लगभग 2000 साल पहले। तो ये लाइन सही है, ABCD लाइन सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें याद रखने वाली चीज़ें होती हैं। और ये आप लोग अगर थ्योरी क्लासेस पढ़े, हाँ एक दोस्तों एक और चीज़ है कि अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं किया है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे जल्दी से ही, क्योंकि हर चीज़ आप लोग को हर चीज़ आप पहले से नहीं पढ़े होंगे। तो थ्योरी क्लासेस, और थ्योरी क्लासेस में भी क्या, सीटेट पास करने के लिए आपको NCERT की 6, 7, 8 की किताब पढ़ जाइए, इतिहास, भूगोल और सिविक्स, नागरिक शास्त्र की। तो आप लोग पॉलिटी ऐसे, तो तीनों आपको सीटेट पास करने से कोई नहीं रोक सकता। और मैंने भी ऐसे ही पास किया है, और आप लोग भी ऐसे ही पास कर सकते हैं। तो ये मैंने तो एक ही अटेम्प्ट में पास किया था। तो NCERT की 6, 7, 8 की किताबें पढ़िए, और मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम में उल्टा सजाएं। उल्टा सजाना है, ठीक है, उल्टा सजाना है। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, ठीक है। तो यह लगभग लोहे का प्रयोग लगभग 2500 साल पहले किया गया था, ठीक है, 2500 साल पहले। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग, तो उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले किया गया था, 3000 साल पहले, ठीक है। और अरिकामेडु पतन में बसना, तो अरिकामेडु पतन में लगभग 2200 साल पहले बसा गया था। और संगम साहित्य की रचना शुरुआत, तो संगम साहित्य की रचना लगभग 2300 साल पहले की गई थी। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ठीक है। आपका इसमें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आएगा आपका C, फिर D, फिर A, फिर B, CDAB। थर्ड ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर है, 48 क्वेश्चन है। ए है, कथन ए है, चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे।
बी है चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है। ए एवं बी दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी है। ए एवं बी दोनों सही है, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो बताइए इसमें से क्या होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। तो बिल्कुल चोला मंदिर में चोल काल में जो इन मंदिरों के भीतर में, भीतरी भाग में, गर्भगृह में देवी देवताओं की कांस्य की मूर्तियां स्थापित की जाती थी और यहाँ पे लोग पूजा पाठ और ये करने आते थे। तो ये धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति के तो केंद्र थे। और बी क्या कह रहा है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। तो सही बात है, चोल काल में देवी देवताओं के साथ भक्तों की भी प्रतिमाएं को लगाया गया था। और इसके पीछे मुख्य कारण, इसके पीछे राजाओं की भक्तों के साथ साथ इसके अलावा मंदिर पे राजाओं भक्तों और साथ ही साथ राजाओं की भी थी। ठीक है, यहाँ पे राजा छोड़ दिया गया है, राजाओं और भक्तों की थी, क्योंकि भक्तों को तो उतना महत्व नहीं है, लेकिन राजाओं की इसलिए लगाया जाता है कि राजाओं का मुख्य उद्देश्य राजाओं को देवता के रूप में प्रचार प्रसार करना था। इसलिए भक्तों की माफ कीजिएगा, राजाओं की और भक्तों की प्रतिमाएं लगाई जाती थी। लेकिन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों तो सही है, लेकिन ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ए से बी कोई कनेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कनेक्टिंग कुछ नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई कनेक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसका स्टेटमेंट से। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तवारीख के बारे में है। कथन ए है, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज बनाए रखने की सलाह दी। बी है, उनके विचारों में सारे लोग सहमत होते थे। तो देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के जो लेखक थे वो जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर बहुत बल देते थे और इसको बनाए रखने की सलाह भी देते थे, लेकिन उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो बी स्टेटमेंट गलत है और ए स्टेटमेंट सही है। तो माफ कीजिएगा, ए सही है और बी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन दे फर्स्ट राइट हो जाता है। ठीक है, वो लोग लिंग भेद को बहुत, तवारीख के लेखक और जन्मसिद्ध अधिकार को बहुत ही महत्व दे देते थे, लेकिन इसके सारे लोग सहमत नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए रजिया के ऊपर क्वेश्चन है। रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। तो बिल्कुल सही है, रजिया ने अपने अभिलेखों में, और रजिया के साथ साथ रुद्रमा देवी भी एक काकतीय वंश की रानी थी, उन्होंने भी अपने अभिलेखों में पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। ठीक है, रजिया ने तो अपने अभिलेखों के साथ साथ सिक्कों पे भी अपना नाम अंकित करवाया था, क्योंकि वह उसमें पुरुष होने का भ्रम पैदा किया, हम बहुत बड़े पुरुष जैसा दिखाना चाहते थे अपने आप को। सेकेंड क्या करें कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो तवारीख के जो लेखक थे वह लिंग भेद को तो आधार बनाते थे, लेकिन ये नहीं कहते थे कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो बी गलत है। तो यहाँ पे ए सही है, बी गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट सही है, आपको फिर दिखाता हूँ, फर्स्ट सही है। ठीक है, फर्स्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल यानी कि सर्वत्र शांति के विचार का सिद्धांत बनाया था। बी है, विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो बताइए कौन सा सही है। ए सही है, बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ये ए एवं बी दोनों सही है और ए का कारण बी है, या ए एवं बी दोनों सही है किंतु ए का कारण बी नहीं है। तो पहला क्या कह रहा है कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल सर्वत्र शांति के विचार का शासन अपनाया था। तो बिल्कुल अकबर और जहांगीर और शाहजहां ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी और इसमें इन्होंने सभी धर्मों को, सभी
उलेमाओं को भी, ब्राह्मणों को भी, पादरियों को भी, इन्होंने सबको भी इबादत खाने में आने पर में धर्म के मामले पर चर्चा करने के लिए इबादत खाने में इन्होंने बुलाया था। तो इसमें सुलह कुल की नीति बनाई थी। बी क्या कह रहा है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श करके अकबर की समझ बनी थी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। तो जब सुलह कुल की नीति बनाई गई थी तो उसमें जाहिर सी बात है कि उन्होंने विचार विमर्श किया था। तो यहाँ तक तो सही होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि वे अक्सर उन्होंने ये बल बना विचार विमर्श करके ये सहमति बनी थी कि विद्वान धार्मिक रीति और मतदानता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, सही बात है। जो अपने ही शासन और अपने ही सिद्धांत पर और अपने ही धर्म पर जो ज़्यादा बल देंगे वो कट्टर होंगे ही अपने धर्म के प्रति। तो बी स्टेटमेंट भी सही होता है और ए बी दोनों सही है और ए का कारण बी है भी। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द सही राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था। बी है, जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था। तो दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा सरल हो गया था, नहीं सरल तो नहीं होता और कठिन हो गया था। तो ये तो ऐसे ही गलत रहता है। जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित था। द ट्राइबल सोसाइटीज वे आर नॉट डिवाइडेड इनटू न्यूमरस यूनिकल। नहीं, जनजातीय समाज कहीं भी नहीं विभाजित है। जनजातीय समाज एक अपने साथ ही रहते थे और कुछ नहीं विभाजित थे। तो ये बी स्टेटमेंट सही होता है। ठीक है, तो एक गलत है, बी सही है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकेंड सही होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और अशासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। सेकेंड है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले से के साथ स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। ए सही है किंतु बी गलत है। ए गलत है, बी सही है। ए और बी दोनों सही है। एवं ए ने बी को सुनिश्चित किया और ए और बी दोनों सही है किंतु ए और बी के बीच कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो पहला सबसे पहले देखिए कि 1857 के विद्रोह के समय मेरठ के कुछ सिपाही बहादुर शाह जफर के किले के पास आके इकट्ठा हो गए थे और उन्होंने बहादुर शाह जफर से मिलने की जिद कर दी थी। और उन्होंने बहादुर शाह जफर उस टाइम बूढ़े हो चुके थे, काफ़ी बूढ़े शासक थे, लगभग 80 वर्ष से ऊपर उनकी उम्र थी। वो जाकर उनसे उन्होंने विनती किया कि आप हमारा साथ दे। तो उन्होंने इसके लिए उन्होंने साथ भी दिया, तैयार भी होगा। और बहादुर शाह जफर ने भारत के सभी मुखिया और शासकों को चिट्ठी लिखी जिससे कि अंग्रेजों के साथ में लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया भी। तो पहला स्टेटमेंट तो ऐसी से देता है। दूसरा क्या है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले में स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। जब बहादुर शाह जफर ने समर्थन दी तो स्थिति रातों रात अचानक से बदल गई और यह बगावतियों के समर्थन में पक्ष में हो गई। तो बी स्टेटमेंट भी सही होता है और इस हिसाब से ए बी दोनों सही है और ए बी को सुनिश्चित करता भी है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 54 है, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। बी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। या सी है, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। या डी है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों के पर विचार विमर्श किया। तो देखिए पहला क्या करेंगे, पंडित रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। बी है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। नहीं। विद्यासागर ने विधवा विवाह कानून का सुझाव। नहीं। डी है, जो प्रार्थना समाज में केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया और प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने की थी। और इन्होंने इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था कि
स्त्री शिक्षा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह और इन सभी चीज़ों पर इन्होंने बहुत बल दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना राज्य सबसे विभाजित हो, तेलंगाना राज्य बनने से पहले वो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था और इसका भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना राज्य, और इसका गठन 2 जून 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, मैंने इसको आदेश दिया था, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में किया था। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र के संचार में सही भूमिका का चयन करें। ए है, इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना चाहिए, सूचना पहुंचानी चाहिए। बी है, इसे विज्ञापक के दृष्टिकोण को समझकर कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। तो ऐसे ही गलत हो जाता है। सी, इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही, ए सही होता है, सी सही होता है। तो ए और सी सही है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण यानी जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है? स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना है तो स्टीरियोटाइप हो गया। क्या माँ ही चाय बना सकती है, पिताजी या पुरुष नहीं बना सकता है? तो ये तो स्टीरियोटाइप हो गया। थर्ड है, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, ये भी स्टीरियोटाइप हो गया। गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस दफ्तर छोड़ा जाना, तो ये भी स्टीरियोटाइप हो गया। पहला जो ऑप्शन है कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई है, तो जाहिर सी बात है कि दिखाया जाता है कि फुटबॉल लड़के ही खेलते हैं, लेकिन नहीं, स्टीरियोटाइप का नहीं दिखाया जा रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स के फुटबॉल खेलते हुए लड़की का भी लड़की का भी विज्ञापन में दिखाया जा रहा है। तो यही स्टीरियोटाइप का एग्जाम्पल उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी पर विचार कीजिए और इसके आधार पर महाद्वीपों का चयन कीजिए। ए है, यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बी है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसने आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। तो ये सेकेंड ऑप्शन इसका ऐसे ही सही रहता है, बाकी कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर है, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो क्या होता है? ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि बढ़ जाती है, या ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने की अवधि घटती जाती है, या ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, या सूर्य के बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं, सूर्य के बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बनते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि ग्रहों के पहला छोड़िए, नीचे से देखिए। चौथा क्या कह रहा है, सूर्य के बहुत नजदीक ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं परंतु सूर्य के दूर ग्रह चट्टानों से बनते हैं। नहीं, दूर वाले भी ग्रह तरल पदार्थों से, जैसे बृहस्पति ग्रह देखिए, बृहस्पति ग्रह एकदम आग का गोला है। बहुत सारे ग्रह से, तो चौथा ग्रहों का आकार क्रमशः घटता रहता है। नहीं, बृहस्पति बड़ा है, यही अभी होता है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों एक परिक्रमा करने की अवधि घटती रहती नहीं, जल्दी जल्दी और होती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, जितने जैसे ग्रह सूर्य से दूर होते जाते हैं उनके परिक्रमण करने की अवधि और बढ़ती जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपनी कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, क्या ऐसा होता? बी है, प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती।
सी है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, या डी है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता है। ऑप्शन है ए और सी, ए और डी, बी और सी और बी और डी। तो पहला क्या कहा कि प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती है जब पृथ्वी अपने कच्चे समतल की ओर नहीं झुकी होती, तो बिल्कुल सही, मिल जाती है, ऐसा होता। बी क्या करके प्रदीप्त वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती है, अक्षांश रेखा नहीं मिलती, ठीक है, देशांतर रेखा मिलती, तो बी तो गलत हो जाएगा। सी क्या करेगी किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, जैसे ही बिल्कुल जब एक दूसरे से प्रदीप्त वृत्त और देशांतर रेखाएं मिल जाती तो कोई मौसमी परिवर्तन होता ही नहीं। और डी कह रहा है कि किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा तो डी होगा ही नहीं, तो ए और सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में हम लोग बाकी 30 क्वेश्चन इसके आगे का लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।